जरा सोचिए, मार्च 2026 भारत के किचन और कारोबार से एक मामूली सा गैस सिलेंडर अचानक गायब हो जाता है। रेस्टोरेंट्स बंद होने लगते हैं, घरों में टेंशन बढ़ जाती है और सड़कों पर मीलों लंबी कतारें लग जाती हैं। देखते ही देखते पूरा देश एक बहुत बड़े एनर्जी संकट में घिर जाता है। और ये कोई दूर की कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके कगार पर हम खड़े हो सकते हैं। ये जो आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट मालिक की आवाज नहीं है। ये पूरे भारत में हजारों बिजनेस ओनर्स की सच्चाई है। एक ऐसी हकीकत जिसने देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन को ही मानो धीमा कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक सिलेंडर जो हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है, वो अचानक से एक कीमती चीज कैसे बन गया? इस संकट की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी हर परत को बारीकी से कुरेदना होगा। इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि भाई ये संकट आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी असली जड़ कहाँ पर है, सरकार ने सिचुएशन को संभालने के लिए क्या-क्या किया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में सप्लाई की कमी थी या फिर लोगों के डर ने, उनके पैनिक ने इसे और बड़ा बना दिया। चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलते हैं। जमीन पर जो हालात थे वो बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। कई रेस्टोरेंट्स को तो मजबूरी में वापस पुराने लकड़ी वाले चूल्हों पर खाना बनाना पड़ा। और सोचिए, शादियों के सीजन में भी लोगों को अपना मेन्यू छोटा करना पड़ रहा था। और इसका असर सिर्फ किचन तक ही नहीं रुका। होटलों से लेकर फूड डिलीवरी ऐप्स तक, बच्चों की मिड डे मील स्कीम से लेकर एलपीजी पर चलने वाले ऑटो रिक्शा तक, सब कुछ मानो ठप पड़ गया। माहौल में इतना डर था कि कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ा। और इस पूरी अफरा तफरी का एक बेहद दुखद पहलू भी सामने आया, जब पंजाब में एक शख्स ने लंबी कतार में इंतजार करते करते ही दम तोड़ दिया। तो आखिर इस पूरे संकट की जड़ क्या थी? इसका जवाब हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते में छिपा है। इसे कहते हैं सप्लाई चेन का सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब एक ऐसी अकेली छोटी सी कमजोरी जिसके फेल होते ही पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। और इस केस में इसी एक कमजोरी ने भारत जैसे विशाल देश को घुटनों पर ला दिया था। ये आंकड़ा देखिए, भारत की कुल एलपीजी जरूरत का 62% से भी ज्यादा हिस्सा हम इंपोर्ट करते हैं। यानी हम अपनी जरूरत की आधी से ज्यादा गैस दूसरे देशों से खरीदते हैं। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। हमारे इस 62% इंपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ एक ही संकरे समुद्री रास्ते से होकर भारत पहुंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ये दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी रास्तों में से एक है। तो जाहिर है, जब पश्चिमी एशिया में तनाव के चलते ये रास्ता बंद हुआ तो इसका सीधा और बहुत भयानक असर भारत पर पड़ा। हमारी एलपीजी सप्लाई लाइन लगभग कट सी गई थी। अब जब इतना बड़ा संकट सामने था तो सरकार को तुरंत एक्शन में आना पड़ा। उनका सबसे पहला फोकस था कि किसी भी तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए और लोगों में पैनिक को फैलने से रोका जाए। तो सरकार ने एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले देश के अंदर ही प्रोडक्शन को 30% तक बढ़ा दिया गया। फिर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, घरों को यानी डोमेस्टिक सप्लाई को प्रायोरिटी दी जाएगी, भले ही इसके लिए कमर्शियल सप्लाई में कटौती करनी पड़े। सप्लाई पर 24 घंटे नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया और खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की। और सरकार ने ये प्राथमिकता क्यों दी? इसके पीछे का गणित बिल्कुल साफ है। भारत की टोटल एलपीजी खपत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 87% हमारे घरों के किचन में इस्तेमाल होता है। सिर्फ 13% ही कमर्शियल कामों में लगता है। तो ऐसे में सरकार का पहला कर्तव्य करोड़ों परिवारों के चूल्हों को जलते रखना था। ये स्लाइड आप देखिए, सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी का सार बता देती है। घर के चूल्हे जलते रहें, भले ही इसके लिए कमर्शियल किचन को सप्लाई रोकनी पड़े। ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन संकट के समय में लिया गया एक जरूरी फैसला था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर सरकार इतनी कोशिशें कर रही थी तो फिर जमीन पर इतनी अफरा तफरी क्यों थी? यहीं पर हमें संकट के एक और पहलू को समझना होगा। वो है असली कमी और लोगों के घबराहट के बीच का कॉम्प्लेक्स रिश्ता। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या संकट उतना ही बड़ा था जितना वो दिख रहा था, या फिर लोगों के डर ने, उनके पैनिक ने इसे और भी भयानक बना दिया? चलिए दोनों तरफ की दलीलों को देखते हैं। देखिए, इस बात के सबूत तो काफी मजबूत हैं कि कमी वाकई में थी।
भारत के पास सिर्फ 10 दिन का एलपीजी स्टॉक बचा था। कमर्शियल सप्लाई तो लगभग पूरी तरह से ठप हो चुकी थी और इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी खरीदने का खर्च 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। ये सब एक बहुत बड़े सप्लाई शॉक के साफ संकेत थे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, और वो है पैनिक का फैक्टर। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में अचानक 10 गुना का उछाल आ गया। इसने पूरे बुकिंग सिस्टम को ही क्रैश कर दिया। साथ ही डर के मारे लोगों ने दूसरे ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए और देखते ही देखते इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री में 25 गुना का जबरदस्त उछाल आ गया। तो असली मुद्दा ये है कि ये दोनों का एक मिश्रण था। एक रियल सप्लाई संकट तो था ही, लेकिन लोगों के डर और पैनिक बुकिंग ने उस संकट को कई गुना बढ़ा दिया, जिससे खाली सिलेंडर की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई। अब ये पूरा संकट हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हम भविष्य में ऐसा दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं? इसका जवाब भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म समाधानों में छिपा है। भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 3 बड़े रणनीतिक बदलाव बहुत जरूरी हैं। पहला, इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सिर्फ एक जगह पर निर्भर न रहकर दुनिया के दूसरे देशों से भी गैस खरीदना। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना, यानी देश में ज्यादा से ज्यादा गैस स्टोर करना ताकि किसी भी संकट में हमारे पास 18 दिनों से कहीं ज्यादा का बफर हो। और तीसरा, पीएनजी नेटवर्क का विस्तार, यानी शहरों में पाइप से गैस पहुंचाना, एक ऐसा सिस्टम जिस पर समुद्री रास्तों की रुकावट का कोई असर ही नहीं होता। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये एक संकट भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचने पर मजबूर करेगा, ताकि भविष्य में हमारे किचन को, हमारे घरों को फिर कभी इस तरह के संकट का सामना ना करना पड़े।